संजय झा का इंटरव्यू करें तो उनसे ये ज़रूर पूछिएगा कौन सा उनके पास ये तिलिस्म है, जादुई चिराग है कि उनका कोई जनाधार नहीं है, पर पार्टी में वो लगातार मजबूत बने हुए हैं। उनके लिए कोई और मुद्दा नहीं है कि काम पर तो बात नहीं कर सकते, डेवलपमेंट में बात कर सकते हैं। आप लोगों की एक कथित कोठरी बताई जाती है जिसने नीतीश कुमार को घेर रखा है। भूजा पार्टी बोला जाता है इसको। ये भूजा पार्टी क्या है, जरा ये समझा दीजिए सर। भूजा बिहार में बहुत फेमस इवनिंग स्नैक्स। 2014 में जो 2 जेडीयू सांसद चुन के पहुंचे थे उसमें से एक थे संतोष कुशवाहा। संतोष कुशवाहा ने पार्टी छोड़ दी। इल्जाम आप पर लग रहा है सवर्णों ने नीतीश कुमार को घेर लिया है। जिन अति पिछड़ों ने, दलित ने जनता दल यूनाइटेड को, नीतीश कुमार को नेता बनाया, वो पीछे छूट गए हैं। जो संतोष कुशवाहा मोदी लहर में सांसदी जीतते हैं उनको ना कोई बड़ी सांगठनिक जिम्मेदारी मिलती है, ना पूछ होती है, और जो संजय झा चुनाव हारते हैं वो कार्यकारी अध्यक्ष बन जाते हैं। ऐसे लोग ये नैरेटिव बनाते हैं जो विपक्ष में। लुधियाना रैली की भी असली कहानी बता दीजिए। सही वाली बताइएगा झा जी, पॉलिटिकली कन्वीनियंट मत बताइएगा। अभी जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, वो आकर के नीतीश जी का हाथ ऐसे खड़ा किए, कुछ एक मोमेंट्री कुछ हो गया होगा, वो एक था। उसके बाद परोसी हुई थाली खींची गई थी। नहीं, इसी पटना में। भागलपुर से जनता दल यूनाइटेड के सांसद हैं अजय कुमार मंडल। सोशल मीडिया पर लिखते हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, सांसद पद से त्यागपत्र हेतु अनुमति प्रदान करिए। स्थानीय सांसद होने के बावजूद टिकट देने में किसी प्रकार की मैं आप ये कह रहे हैं, क्या जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकारी ये कह रहे हैं कि मैं जेडीयू के सांसद की बात को गंभीरता से बिल्कुल लीजिए गंभीरता से। भाजपा के साथ सीटों के तालमेल के लिए बातचीत कौन कर रहा था? आप, विजय चौधरी, लल्लन सिंह? ऐसा है, मैं रिकॉर्ड पे क्लियर कर देना चाहता हूँ, बात करने के लिए मुख्यमंत्री जी आज तक कभी डायरेक्ट बात नहीं की। ये राजनीतिक साहस कहाँ से आता है कि कल तक जिन नरेंद्र मोदी को देश के लिए बुरा बता रहे हैं अब उन्हीं के बगलगीर हो गए? बीजेपी के साथ तो हम लोगों का वैसे भी बड़ा लंबा एसोसिएशन रहा। विरोधी कहते हैं कि संजय झा बीजेपी का इम्प्लांट है जेडीयू में। अब विरोधी को तो कुछ भी बोल सकते हैं। किसने की थी तब ये राजनीतिक मध्यस्थता तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच? मैं बिल्कुल नहीं था उसमें। तो ये क्यों आपके नाम का बिल फाड़ा जाता है? किस चीज पर? कि दोनों तरफ के संजय तय कर रहे थे। नहीं, बिल्कुल। नरेंद्र मोदी कैबिनेट का हिस्सा धर्मेंद्र प्रधान, जब उन्होंने 101 सीटों का ट्वीट किया, उस 101 की लिस्ट में सोनबरसा थी। ये बिल्कुल गलत चला रहे हैं कुछ। बताइए, सही बता दीजिए। नीतीश जी ने टिकट दिए, मंत्री बना के रखे हैं, तो उनका टिकट कैसे कोई काट देगा भाई? तो फिर उनको क्यों रोना पड़ा? अब वो भी आप लोगों की वजह से, हम लोगों की वजह से। जी, मर्यादा भी रखना चाहिए पत्रकारिता में। संजय जी, आप मर्यादा की बात कर रहे हैं। आप पर इल्जाम है कि आप अपने पद का दुरुपयोग करके अपनी बेटियों को प्रमोट कर रहे हैं। 9 अक्टूबर 2024 को आपकी दोनों बेटियां जिन्होंने कानून की पढ़ाई की है, उन्हें सुप्रीम कोर्ट में ग्रुप ए पैनल काउंसिल के तौर पर नियुक्त किया गया। ऐसा है, अच्छा किया आपने पूछ लिया, मैं आज तक कभी बोला नहीं इस पर। बोलिए सर। नीतीश सरकार दावा करती है सुशासन का, और बिहार बन गया है पेपर लीक प्रदेश। हाँ, पेपर लीक हुआ बिहार में। मैं आपसे एक-एक करके बता देता हूँ। 2024 बिहार राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी CHO स्वास्थ्य विभाग सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी ऑनलाइन परीक्षा पेपर लीक, 36 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। 2024 BPSC शिक्षक भर्ती पेपर लीक, 285 गिरफ्तारी हुई है। 2023 अमीन भर्ती परीक्षा पेपर लीक, 2024 नीट UG परीक्षा पेपर लीक, 2023 केंद्रीय चयन भर्ती सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक। ये सर आपकी सरकार के रिकॉर्ड हैं, इसमें आप लोगों ने FIR की हुई है। 2-4 जगह ये हुआ, अब तो ऑलमोस्ट लीक प्रूफ परीक्षा होता है बिहार में। ये मैं 2024 के आपको आंकड़े दिए। अरे भाई, आप जमघट लल्लन टॉप का वो मंच है जहां पर सत्ताधीशों से और सत्ता के दावेदारों से सवाल पूछे जाते हैं। बिहार में विधानसभा का चुनाव है और जमघट के इस एपिसोड में हमारे मेहमान हैं सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये आप लोगों की एक कथित कोठरी बताई जाती है जिसने नीतीश कुमार को घेर रखा है। भूजा पार्टी बोला जाता है इसको। ये भूजा पार्टी क्या है, जरा ये समझा दीजिए सर। भूजा बिहार में बहुत फेमस इवनिंग स्नैक्स है जी। और ये जो समाजवादियों का जो जिससे बात कीजिएगा, जो सोशलिस्ट बैकग्राउंड के लोग हैं उस पार्टी में,
शाम में आपको हम लोग के पार्टी दफ्तर में ही भूजा मिलेगा और नीतीश जी के यहाँ भी आप लोगों को भूजा मिलेगा। तो शाम में हम लोग जाते हैं, जो भी लोग पार्टी के ऐसे गए बैठे तो वहाँ भूजा खाने का एक परंपरा रही है, तो वही उसको आप जो नाम दे दीजिए। तो ये कहा जाता है कि एक अणे मार्ग पे नीतीश जी के पंचरत्न होते हैं, कई चेहरे बदलते रहते हैं। इन दिनों कौन है नीतीश जी के पंचरत्न? नीतीश जी के कोई पंचरत्न नहीं है। नीतीश जी लोकतांत्रिक तरीके से पार्टी को चलाते हैं। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि नॉर्मली रीजनल पार्टी में आप गौर करके देखेंगे कि 2, 4, 5, 6, 7 पोजीशन परिवार का ही रहता है। परिवार को ही लोग ही अलग अलग पोजीशन में रहते हैं और उसके बाद किसी और का रहता है। नीतीश जी ने कभी इस चीज़ों को प्रमोट नहीं किया और एक बहुत बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड है उनका। वो लगातार बोलते भी रहे और वो प्रैक्टिस में भी इस चीज़ को दिखाते रहे। तो जो लोग पार्टी में एक्टिव हैं, काम करते हैं, वो सब लोग का डायरेक्ट इनडायरेक्ट उनसे इंटरेक्शन रहता है, आकर के बात करना रहता है। लेकिन ऑब्वियसली अगर कोई काम के जब आप पार्टी चलाते हैं, सरकार चलाते हैं, तो आप ज़रूर कुछ लोगों को कोई टास्क देते हैं, कोई काम देते हैं। उसमें बहुत सारे लोग हैं जो रेगुलर उनसे इंटरेक्ट करते हैं और उसमें एक आप हैं। बिल्कुल, हमको तो एक इम्पॉर्टेंट काम पार्टी का दिया हुआ है जी। नीतीश जी ने। विरोधी कहते हैं कि संजय झा बीजेपी का इम्प्लांट हैं जेडीयू में। अब विरोधी को तो कुछ भी बोल सकते हैं। मतलब है नेता का ट्रस्ट, जिस पार्टी में आप, पर्पस है। हम लोग तो उस समय से काम कर रहे हैं जब यहाँ 2004 का चुनाव हो गया था और नीतीश जी भी वहाँ से मंत्री नहीं रहे और किसी को ये विश्वास नहीं होता था कि बिहार में सत्ता परिवर्तन होगा, लालू जी की सरकार जाएगी। और उस समय से हम लोग बहुत क्लोजली बिहार के, मेरा पर्सनल जो एंट्री है बिहार पॉलिटिक्स में फ्रंट से, वो उसी चुनाव में 2005 के दोनों चुनाव में, फरवरी में और नवंबर में मैं आया यहाँ पर और उस समय से हम लोग काम कर रहे हैं। उसके पहले आप राजीव प्रताप रूडी के साथ काम करते थे? मैं उनका मीडिया का काम देखता था, उनको मदद करता था मीडिया में उनको हेल्प करता था। मेरा एक पब्लिकेशन हाउस चंद्रिका प्रकाश। हाँ, पब्लिकेशन हाउस रहा। मैं जेएनयू में पढ़ता था, तो बाद में उसके बाद मैंने एक बड़ा, वो तो धीरे धीरे अच्छा उसका वो हो गया, तो मैं उसमें, क्योंकि मैं थोड़ा रिसर्च, थोड़ा काम, तो उस समय नया ये चैनल और इस सब का हुआ था, तो मैं ज़रूर उनको हेल्प करता था इसमें। सब लोग कहते हैं कि संजय झा का राजनीतिक भाग्योदय हुआ जब अरुण जेटली के दरबार में इनको एंट्री मिली। कैसे मिली? दरबार में एंट्री नहीं मिली भाई। अरुण जेटली जी अब तो नहीं रहे। उनका व्यक्तिगत, मैंने कहा, उस चुनाव में वो प्रभारी थे। 2004 में प्रभारी बने बिहार में और 5 के दोनों चुनाव में वो प्रभारी थे। और अगर बिहार में चेंज हुआ, नीतीश जी एक फेस बने, उसमें जेटली साहब का बहुत बड़ा रोल था, अरुण जेटली का। अब ये सब तो बहुत लोगों को ध्यान में नहीं होगा। 2005 में जब चुनाव लड़ने के लिए एनडीए यहाँ पे आई, तो जो फर्स्ट फेज चुनाव का था फरवरी 2005, उस समय भी एनडीए का लीडर कौन होगा वो तय नहीं था। नीतीश जी लीडर डिक्लेयर्ड नहीं थे एनडीए के। फर्स्ट फेज के चुनाव के बाद हम लोगों का जो इंटरनल असेसमेंट था, उस असेसमेंट के बेसिस पर हम लोगों को लगा कि फेस होना चाहिए। जब मैं कह रहा हूँ, और मैंने जेटली साहब को जाकर, जब आप हम लोग कह रहे हैं संजय झा 2005 के कंटेक्स्ट में, तो वो एक भाजपा नेता के तौर पे बिल्कुल। और हम लोगों ने सर्वे कराया था। सर्वे में ये था कि अगर हम लोग डिक्लेयर नहीं करेंगे तो और पार्टी के लीडर डिक्लेयर्ड है, उनको एक एडवांटेज मिल रहा है और हमारे यहाँ कोई लीडर डिक्लेयर्ड नहीं है, तो उसका एडवांटेज हमको नहीं मिलेगा। और बीजेपी के एक सेक्शन इस बात को नहीं मानते थे। उनका था कि रिजल्ट हो जाए, उसके बाद ही हम लोग डिक्लेयर, माने जो लीड करेगा अलायंस को डिक्लेयर करेंगे। एक सेक्शन का ये मानना था। और हम लोग जब सर्वे कराए या फीडबैक लिए, तो ये आता था कि डिक्लेयर होना चाहिए। मुझे आज भी याद है कि जेटली साहब को, आप जब पूछ लिया तो उसको सुनना पड़ेगा। मैं सुन रहा हूँ बिल्कुल। जेटली साहब, हम लोग सर टीवी वाले नहीं जो बीच में इंटरप्ट करें, हम सुनने आते हैं। जेटली साहब को हम लोगों ने दिखाया, बोले बिल्कुल सही है। और एक आदमी और उस चुनाव में थे यहाँ पर, प्रमोद महाजन जी, उन दोनों ने देखा और कहा कि नहीं, डिक्लेयर होना चाहिए। बीजेपी का एक बड़ा
लीडरशिप स्टेट का बिल्कुल इस बात का उनका था कि हो रिजल्ट के बाद जैसा नंबर होगा फिर करेंगे, ये एक व्यू था। अरुण जेटली जी ने उस समय के जो लीडरशिप थी, चाहे वाजपेयी हो चाहे अडवाणी हो, उन सब से बात किया। मुझे आज याद है कि वाजपेयी आ रहे थे कैंपेन में, यहाँ उनका कैंपेन भागलपुर में था। उसी से 2 दिन पहले एक बच्चे का किडनैप हो गया था, पता नहीं, आप कभी गूगल करिएगा तो मिलेगा, किसलय करके नाम था। और वो ये बिहार में ये उस समय रूटीन चीज़ें थी। वो एक डॉक्टर के परिवार से हाँ, थे कि बच्चों को पैसा के लिए किडनैप कर लेना, ये सब चीज़ 20 साल में नहीं मिलेगा, लेकिन ये रूटीन चीज़ें थी। रैंसम, किडनैपिंग फॉर रैंसम, डॉक्टर को किडनैप कर लिया, स्कूल के बच्चों को किडनैप कर लिया, इंडस्ट्रियलिस्ट को किडनैप कर लिया, फिर जो मुख्यमंत्री आवास से ही फ़ोन आने लगता था। ये सब सच्चाई है बिहार का। तो अब उसने मंच से बोले भी, कहा है मेरा किसलय। तो अरुण जेटली जी ने कहा कि आप एक काम करो, क्योंकि यहाँ पर ये इशू सेटल नहीं हो रहा है, तो अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी ही बोल देंगे कि नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है, तो ये इशू सेटल हो जाएगा, उनके मुंह से ही बात आ जाएगा। तो मैं एक चिट पे लिख करके लेके गया और बोले कि वो आ रहे हैं, एयरपोर्ट पे जा करके उनको दे देना है और मंच से वो बोल दे, तो उन्हीं के मुंह से बात आ जाएगी। अब मैं आज ये सब बात बता रहा हूँ, उन्हीं के मुंह से ये बात आ जाएगी, तो ये इशू सेटल हो जाएगा। यहाँ कन्फ्यूजन है, स्थिति है। मैं गया और मैं जिनके हाथ में वो कागज़ दिया, उनका नाम मैं बताऊँ आपको, उनका नाम था अश्विनी वैष्णव। वो वाजपेयी जी के साथ काम करते थे, आईएएस थे, उनके साथ अटैच थे। उनके हाथ में दिया और ये हुआ कि वही वाजपेयी जी ने रखा भी पूरी तरह ये बात कि नीतीश जी हमारे साथ एज रेलवे मिनिस्टर काम किए और उनका जो काम करने का तरीका, ये सब बात बोले। और अगर वो बिहार में काम करते हैं, वो एक उन्होंने प्लेटफॉर्म पूरा बना दिया आगे के लिए, ये वाजपेयी जी का बनाया हुआ उस दिन का। और सच्चाई ये है कि नीतीश जी पर उन्होंने तब जिक्र नहीं किया, फिर दोबारा उनको उठ के जाना पड़ा। वो भी तो बताइए। दोबारा उठ के जाना पड़ा और स्पीच दे के बैठ गए थे बिना नाम लिए। फिर जाकर के उनको ध्यान आया कि ये पर्ची दिया हुआ है। तो नीतीश कुमार लीडर हैं इस अलायंस के, ये उन्हीं लोगों ने तय किया। अरुण जेटली जी का उसमें बड़ा रोल है। मुझे एक चीज और ऐड कर देता हूँ, ये वहां से अनाउंसमेंट हो गया और अगले दिन जॉर्ज फर्नांडिस थे जेडीयू के लीडर, उन्होंने कह दिया कि हम लोगों ने तय नहीं किया। बहुत कंफ्यूजन हुआ। तब मुझे याद है पटना के पाटलिपुत्र कॉलोनी में जा करके और जॉर्ज साहब से अरुण जेटली जी जा करके सारा सर्वे कागज़ ब्रीफिंग दिए उनको कि आप ये गलत हो जाएगा और हम लोग अनाउंस कर दिए हैं। लंबी कहानी है। और फिर अगले दिन जॉर्ज साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये जॉर्ज और नीतीश की राहें तो 2004 से ही थोड़ी सी, मैं बता रहा हूँ कि बीजेपी ने अनाउंस कर दिया कि नीतीश जी लीडर हैं, जॉर्ज साहब बोले कि हम लोगों ने नहीं तय किया। मतलब उस समय जेडीयू क्यों खफा थे वो नीतीश से? अब मुझे नहीं पता क्या, ये तो मैं उस समय इंटरनल बात नहीं जानता था, लेकिन इस चीज़ को उन्होंने कह दिया और बीजेपी के अंदर एक प्रॉब्लम हो गया कि हम लोग बोल दिए और यहाँ से ऐसी बात आ रही है। तो ये एक ट्रुथ है कि अरुण जेटली जी का, और इस बात को नीतीश जी हमेशा मानते रहे। आपको बताऊं एक इंटरेस्टिंग बात कि नीतीश कुमार जी का एक फेवरेट जॉइंट है दिल्ली में, या खाते हैं, वो है गोपाला का रसगुल्ला मंगाते हैं। गोपाला जो जॉइंट है, बहुत बढ़िया रसगुल्ला बनाता है साहब। और वो अरुण जेटली जी के यहाँ ही जब डिनर पे जाते थे तो वहीं उन्होंने वो खाना शुरू किया उनको। और जब हम लोगों का रिश्ता नहीं भी था, अरुण जेटली जी आते थे तो वो नीतीश जी के लिए भेजवाते थे। एक पर्सनल बॉन्डिंग था दोनों का। ये एक बैकग्राउंड है और उसी समय से हम लोगों ने साथ काम करना शुरू किया। अब आप रैलियों का ही जिक्र कर रहे हैं तो लुधियाना रैली की भी असली कहानी बता दीजिए। नहीं, लुधियाना में सही वाली बताइएगा झा जी, पॉलिटिकली कन्वीनियंट मत बताइएगा। नहीं, स्वाभाविक है, नीतीश जी सब ओल्ड स्कूल पॉलिटिक्स वाले हैं, यानी जो नया वो है। तो लुधियाना में मुझे याद है ये 2009 की बात है जी। 9 के पार्लियामेंट लोकसभा चुनाव से पहले मैं साथ गया था उनके लुधियाना, यहाँ से पूछ रहा हूँ। लुधियाना साथ गया था
और कैंपेनिंग था तो जब कैंपेनिंग ख़त्म हुआ उसके बाद आकर के उस अभी जो प्रधानमंत्री है मोदी जी, वो आकर के नीतीश जी का हाथ ऐसे खड़ा किए और यही है फिर आप ठिठक रहे हैं। नहीं, पूरा करिए नहीं प्रसंग। ठिठक नहीं रहे हैं। उसके बाद नीतीश कुमार की क्या प्रतिक्रिया थी, वो नहीं, क्या फिर हम बोले लोग आपसे फ्लाइट गुस्से में आ रहे थे तो उनको लगा कि ये सब उनका पॉलिटिक्स का वो नहीं था तरीका हाथ उठाने का और ये करने का। तो वो बोले भाई हम तो ये सब चीज़ करते नहीं हैं, यही था उनका। लेकिन ऑब्वियसली लुधियाना रैली में गए हम लोग और एक क्या उसको कहिएगा माने, जबकि दोनों में अब तो फ्लैशबैक में जाके सारे चीज़ को देखे तो दोनों में जब नीतीश जी रेल मंत्री थे और मोदी जी चीफ मिनिस्टर थे, बट अभी भी बोलते हैं सीएम कि बेटर कम्युनिकेशन था, कुछ एक मोमेंट्री कुछ हो गया होगा, तो वो एक था उस समय। राजनीतिक मर्यादा के चलते संजय कुमार झा जिस प्रसंग को बहुत बच बच के बता रहे हैं उसके बारे में शंकरशन ठाकुर समेत कई विद्वान राजनीतिक पत्रकारों ने विस्तार से लिखा है। किस तरह से नीतीश कुमार एक चार्टर्ड फ्लाइट में जाते हैं बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर, भारतीय जनता पार्टी के विधान परिषद के सदस्य अरुण जेटली और नीतीश कुमार के खास संजय कुमार झा साथ में हैं। लुधियाना में ये रैली हो रही है, अकाली दल की वहाँ पर सरकार है। स्टेज पर नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार का हाथ पकड़ के ऊपर करते हैं, वो तस्वीर हर जगह उपलब्ध है। नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के इस उनके समर्थकों की नज़र में पॉलिटिकल स्टंट या इस तरीके की प्रदर्शन प्रीता से बहुत खफा होते हैं और संजय कुमार झा को गुस्से में तमाम बातें कहते हैं। अब आप वो बता नहीं रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं था, लेकिन ठीक है चलिए ना भैया। देखिए आप खंडन भी नहीं कर रहे हैं मजबूती से। नहीं, खंडन की बात नहीं है, ये एक इंसिडेंट हुआ था, ये सच है। उसके बाद परोसी हुई थाली खींची गई थी नहीं इसी पटना में। नहीं, थाली भाजपा की राष्ट्रीय मीटिंग थी, ऐसे थाली उली नहीं खींची गई थी, डिनर कैंसिल नहीं हुआ था। लेकिन एक ये उस समय का एक एबरेशन था, जो घटनाक्रम उस समय हुआ था, अनफॉर्चुनेट था, नहीं होना चाहिए था, लेकिन यस ये हुआ था उस समय। अभी जब आप थोड़ी देर पहले मेरा किसले मुझे लौटाओ अटल बिहारी जी ये भागलपुर की रैली में कह रहे थे और आप बोले कि मुख्यमंत्री आवास से फोन जाते थे, जब संजय झा और संजय यादव आपस में बातचीत करके ये तय कर रहे थे कि नीतीश कुमार फिर से पाला बदलेंगे, 2020 में एनडीए जीता लेकिन वापस आरजेडी के साथ गठजोड़ करेंगे, तब ये सब पुरानी बातें ध्यान नहीं आती थी। मैं नहीं था, आप उस बातचीत में बिल्कुल शामिल नहीं थे। बिल्कुल। तो ये क्यों आपके नाम का बिल फाड़ा जाता है? किस चीज पर? कि दोनों तरफ के संजय तय कर रहे थे नहीं कि कैसा होगा। नेवर, मेरा कोई इंटरेक्शन भी नहीं। किसने की थी तब ये राजनीतिक मध्यस्थता तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच? पार्टी में सीएम तो कभी कभी इस पर बोले भी हैं, हमारे पार्टी के कुछ लोग, मैं बिल्कुल नहीं था उसमें। अरे आप भूजा पार्टी में हैं, आप किचन कैबिनेट में हैं, आपको तो पता ही होगा ना। बिल्कुल मैं उसमें, मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। आप कभी सहज नहीं थे आरजेडी के साथ गठजोड़ को? मैंने, हम लोगों को लगता था कि, आप व्यक्तिगत रूप से पूछ रहे हैं, कि हम लोगों को लगता था कि नीतीश जी ने बहुत मुश्किल से, क्योंकि ये बात अभी किसले की चर्चा आप कर रहे थे, थोड़ा जरूर जा करके उस समय के चीज़ों को देखना चाहिए। उस समय के अखबारों को देखिए, उस समय तो इतना टीवी और मोबाइल नहीं था कि बिहार की क्या स्थिति थी। और नीतीश कुमार कोई महाराष्ट्र के और दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं बने, उनको जो बिहार मिला और जिस हिसाब से बिहार को, क्योंकि हम सब बिहार के लोग, खास करके बिहार के लोग तो बिहार में वो हैं ही, जो हम लोग जो बिहार के लोग, बहुत सारे लोग जो बिहार के बाहर रहते थे, अपनी आइडेंटिटी बोलने में शर्म लगता था कि मैं बिहारी हूँ। ये इस स्टेट का हाल कर दिया था। बोलता इलाहाबाद क्या है, कुछ बोल देता था। बिहारी बोलने में शर्म लगता था। जिस स्टेट का इतना बड़ा लेगेसी था, इतना बड़ा इतिहास था, वो अब मैं देखता हूँ, अब मैं बाहर जाता हूँ तो वो कोई भी बिहारी जो है उसको बिहारी बोलने में ये अचीवमेंट है 20 साल का। तो उस बिहार को कहाँ से निकाल करके लेके आए और उन्हीं लोगों के साथ फिर जाना, मुझे लगता है कि वो करेक्ट नहीं था। वो तो बिल्कुल सही है, क्योंकि तब लल्लन सिंह जी की चल रही थी, अब संजय झा की चल रही है। नीतीश जी का जो पूरा पॉलिटिक्स है वो डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स है। कभी उन्होंने रिलीजन कास्ट को प्ले नहीं किया, कभी भी। उनका 20 साल का बहुत लंबा, इज ए लार्जेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर
इतना लंबा टाइम बिहार में नहीं कोई रहा, लेकिन उनके पूरे 20 साल के जर्नी को देखिएगा, बिहार में एक कास्ट वार नहीं हुआ, बिहार में कोई कम्युनल वार नहीं हुआ, बिहार में कोई कर्फ्यू लगा होगा तो एबरेशन में एक आध दिन लगा होगा। ये सब छोटी बात बिहार के लिए नहीं है। तो कोई आदमी जो लीड कर रहा है वो कम से कम कभी इन चीज़ों को ये बीच बीच में इस तरह के व्यवधान आएंगे क्योंकि संजय जी का जो आवास है वो पटना के एयरपोर्ट के बहुत करीब है। प्लीज कंटिन्यू तो सर। वो आपको उसी के खिलाफ सारा पॉलिटिक्स उन्होंने किया। सर एक बार हो तो गलती कही जाती है, 2 बार हो तो आदत। 2 बार साथ गए। हाँ, गलती थी बिल्कुल, और वो पब्लिकली भी ये बात बोल चुके हैं। पब्लिकली भी उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि मेरा मिस्टेक था। इंडिया ब्लॉक की तरफ से कन्वीनर बना दिए जाते, पीएम की रेस में बने रहते, मैं आपको तो नहीं आते मैं वापस। आपको आज एक बात बताऊं। जी सर। हाँ, कि उनको कन्वीनर बना दिया, ऑफर था। मैं सही बात बता रहा हूँ, उनको कन्वीनर का ऑफर दिया हुआ था, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। बहुत लेट हो गया था इसलिए? नहीं, लेट की बात नहीं है, पर वो मैं क्योंकि उनके साथ था हर एक मीटिंग में, और मीटिंग में जाने के बाद मैं देखता था कि अब मैं कैसे आपको एक्सप्लेन करूं। कोई सर कर दीजिए, क्योंकि हमें एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स ये समझ में नहीं आता है कि आपके नेता नीतीश कुमार नवीन पटनायक से मिल रहे हैं, ममता सही। बनर्जी से मिल रहे हैं, उद्धव ठाकरे से मिल रहे हैं, भर दिन नरेंद्र मोदी में कमियां गिना रहे हैं, और जब वहां पे उनका भाव नहीं बना तो वापस इधर आ गए। भाव नहीं, बिल्कुल ये नहीं है। मैं था सब जगह। हाँ बताइए। और वो सब जगह गए, और एक जो इंडिया ब्लॉक कहते हैं उसमें बनाने में उनका इम्पोर्टेंट रोल था जी। उन्होंने भी नज़दीक से देखा कि इन लोगों का कोई न एजेंडा है, न कोई सीरियसनेस है, न कोई थॉट प्रोसेस। जो बड़े लीडर हैं उस अलायंस में, जब भी बात होती थी, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आप मोबाइल पे ऐसे ऐसे करते रहिए। कौन करता था ये? अब नाम लेना ठीक नहीं है। अरे इतना प्रकट संकेत कर दिया है तो बोल ही दीजिए। तो मान लीजिए बैठे हुए हैं और एक सीनियर मुख्यमंत्री या लीडर देश के बैठे हुए हैं, एक सीरियस बात हो रही है, और 3 लोग बैठे हुए हैं कांग्रेस के, और आपको ये भी फोकस नहीं है कि हम बात करें, और मोबाइल पे आप करते चले जाए, तो पता चल जाता है ना कितना सीरियस सारी चीज़ के लिए। तो ये लग गया कि इन लोगों का कोई, मुझे नहीं पता, कोई यही नहीं है। नीतीश जी बोलते थे भाई इन लोगों को तो कुछ लेना देना ही नहीं है इन सब चीज़ों से, ना कोई प्लान है, ना कुछ सोच है, बिल्कुल। तो फिर तय किया आप लोगों ने कि नहीं भाई मुश्किल है। ये तो समझ में आ गया। चलिए, आपने कहा कि जो विपक्ष में लोग थे, जो राहुल गांधी और तमाम लोगों की तरफ आपका इशारा है, पर ये पॉलिटिकल कन्वीनियंस कहाँ से आता है, ये राजनीतिक साहस कहाँ से आता है कि कल तक जिन नरेंद्र मोदी को देश के लिए बुरा बता रहे हैं अब उन्हीं के बगलगीर हो गए? नहीं, अब तो ठीक है, स्टेट के उसमें बीजेपी के साथ तो हम लोगों का वैसे भी बड़ा लंबा एसोसिएशन रहा, 96 से साथ में काम की। मैं फिर कह रहा हूँ कि ये सही है कि कोई गवर्नेंस के इशू पे आपस में हुआ, नीतीश जी को काम करने में बीजेपी के साथ कभी दिक्कत होती थी नहीं। हाँ, 2020 के इलेक्शन में जरूर कन्फ्यूजन हुआ हम लोगों का आपस में, वो भी एक सच्चाई है। क्या आपको लगता है कि भाजपा के कहने पर चिराग पासवान ने, मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये सच है कि बीजेपी के जो कुछ इम्पोर्टेंट लीडर हैं वो जा करके चुनाव लड़ गए, और निश्चित रूप से जेडीयू कुछ सीट लूज की, उसका एक फैक्टर ये भी था उस चुनाव में। तो वो सब भी एक हिस्ट्री है, तो हो गया। लेकिन लार्जर चीज़ ये है कि अब हम लोग सरकार में हैं और बिहार का अच्छा काम हो रहा है। अच्छा, आप सरकार में हैं, लोग कह रहे हैं कि साहब संजय झा का इंटरव्यू करें तो उनसे ये ज़रूर पूछिएगा कौन सा उनके पास ये तिलिस्म है, जादुई चिराग है कि उनका कोई जनाधार नहीं है, पर पार्टी में वो लगातार मजबूत बने हुए हैं। आप 2014 में लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, दरभंगा की लोकसभा सीट से। कीर्ति आज़ाद 3 लाख से ज़्यादा वोट पाके पहले नंबर पर रहते हैं, फातमी दूसरे नंबर पर रहते हैं, लगभग 25-1 हज़ार वोट का
20 से 25,000 के बीच का मार्जिन रहता है और आप सिर्फ 1,04,000 के लगभग वोट पाते हैं और डिस्टेंट थर्ड रहते हैं। तो आपके विपक्षियों का कहना है कि जो संजय झा इकलौता चुनाव लड़े जनता का, उसमें बुरी तरह खेत रहे, वो किस तरह से पार्टी की नुमाइंदगी का दावा पेश कर रहे हैं? मैं पार्टी का नुमाइंदगी की बात नहीं है। एक तो दरभंगा सीट कभी जेडीयू लड़ी ही नहीं थी, पहली बात ये है। जी। दरभंगा जब, और आपको पता है कि 2014 का जो लहर था, मैं कुछ जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, 2014 का जो लहर था, हम लोग तो चुनाव लड़ रहे थे और हम लोग सिर्फ 2 सीट जीत पाए जी। पूरे बिहार में। नीतीश जी ने इस्तीफा दे दिया, मांझी जी को मुख्यमंत्री बना दिया। उसी रिजल्ट के बाद दरभंगा के उस चुनाव में बाइपोलर चुनाव हो गया था और उसमें 1 लाख वोट क्रॉस कर जाना वो भी एक डिफिकल्ट दिखता था, क्योंकि एक माहौल था, सारा सीट हम लोग हार गए उस समय। कहाँ एक भी सीट जीत पाए, 2 सीट नालंदा और पूर्णिया को छोड़कर सारा सीट हम लोग हार गए थे। तो वो एक माहौल था। ये भी सच है कि मैं 19 में पार्लियामेंट लड़ना चाहता था। कौन सी सीट से? वही दरभंगा, लेकिन संभव सीट पार्टी को नहीं आ पाई। इसलिए ऐसा नहीं कि चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा सिचुएशन नहीं आ पाया। कभी आगे मौका मिलेगा तो देखेंगे। और 2014 में जो 2 जेडीयू सांसद चुन के पहुंचे थे, उसमें से एक थे संतोष कुशवाहा। संतोष कुशवाहा ने पार्टी छोड़ दी, इल्ज़ाम आप पर लग रहा है। सवर्णों ने नीतीश कुमार को घेर लिया है। जिन अति पिछड़ों ने, दलित ने जनता दल यूनाइटेड को, नीतीश कुमार को नेता बनाया, वो पीछे छूट गए हैं। जो संतोष कुशवाहा मोदी लहर में सांसदी जीतते हैं, उनको ना कोई बड़ी सांगठनिक जिम्मेदारी मिलती है, ना पूछ होती है, और जो संजय झा चुनाव हारते हैं वो कार्यकारी अध्यक्ष बन जाते हैं। ये सब ऐसा है कि अभी हम लोग चुनाव लड़े जी 2024 में 15 सीट लड़े, 12 जीते। तो जिनका नाम ले रहे हैं उस सीट पर भी पार्टी काम की, अनफॉर्चुनेट है वो हार गए और पार्टी लगातार या नेता लगातार उनको एमपी बनाते रहे। अभी चुनाव हार गए तो पार्टी तो निश्चित रूप से जिम्मेवारी देती है, लेकिन इसको इस तरह से वो करना, क्योंकि नीतीश जी सर्व समाज की राजनीति की, कोई स्पेसिफिक उसका किए या उसका किए हम लोगों ने तो नहीं देखा कि मुझे लगता है कि शायद बिहार के इतिहास में, अब मुझे तो श्री कृष्ण बाबू का नहीं ध्यान है, हम लोग तो थे नहीं उस समय, लेकिन हम लोग जब से राजनीति को बिहार का समझने लगे, हर समाज को लगे कि मेरा सरकार में स्टेक है। ये नीतीश कुमार ने एस्टेब्लिश की। और लीडर कौन है? नीतीश जी लीडर है और हर एक आदमी के लिए स्पेस है इस पार्टी में। अगर मेरे जैसा आदमी, इर्द-गिर्द कौन है? वो भी लीडर, विजय चौधरी, लल्लन सिंह, नहीं, संजय झा। ये गलत। देखिए, ये बिल्कुल असेसमेंट, एक नैरेटिव बनाने का, ऐसे लोग ये नैरेटिव बनाते हैं जो विपक्ष में, उनके लिए कोई और मुद्दा नहीं है कि काम पर तो बात नहीं कर सकते, डेवलपमेंट में बात कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। अपना ट्रैक रिकॉर्ड इतना खराब है जो बिहार को गर्त में डाल दिया। जो मैं अभी बताया आपको कि बिहारी बोलने में शर्म लगे, उससे बड़ा चीज क्या हो सकता है। तो उनके लिए डेवलपमेंट काम नैरेटिव नहीं हो सकता है, तो दिन भर इसी को प्ले करना। अरे भाई, जेडीयू में क्या हो रहा है उसमें इतना क्यों इंटरेस्ट है? और अपने पार्टी में जिन लोगों की बात कर रहे हैं, घर के बियॉन्ड तो कोई है नहीं, ऊपर से 6 परिवार के लोग, उसी के बाद किसी का नंबर है। चलिए, ये तो विपक्षियों की बात हो गई, उन्हीं की बात कर रहा हूं। मैं आपके पक्ष की बात कर रहा हूं। भागलपुर से जनता दल यूनाइटेड के सांसद हैं अजय कुमार मंडल। सोशल मीडिया पर लिखते हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, सांसद पद से त्यागपत्र हेतु अनुमति प्रदान करिए। स्थानीय सांसद होने के बावजूद टिकट देने में किसी प्रकार की मैं, आप ये कह रहे हैं, क्या जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकारी ये कह रहे हैं कि मैं जेडीयू के सांसद की बात को गंभीरता से न लूं? बिल्कुल लीजिए गंभीरता से, लेकिन जब टिकट की बात है तो मैं ऑन रिकॉर्ड एक बात बता देता हूँ जी। मैं बहुत देखा हूँ, 2 दिन से नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई है। नीतीश जी नाराज है, टिकट में ये हो रहा है। जब टिकट की दावेदारी होती है तो स्वाभाविक है एक सीट पर
10 दावेदार होते हैं, टिकट किसी एक को ही मिलेगा जी। और हमारे यहाँ डिस्कशन सब सीट पे होता है। फाइनल मोहर नीतीश कुमार लगाते हैं कि कौन किस सीट पे लड़ेगा। तो इसलिए जो भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं वो फाइनल मोहर वो लगा रहे हैं, कोई दूसरा नहीं तय कर रहा है। हाँ, मैंने कहा ना, जिस सबसे फीडबैक लेते हैं, पूछते हैं, तो आपके सांसद कह रहे हैं उनसे नहीं पूछा गया, सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं, पब्लिकली कह रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं वो तो ठीक है, कोई आपने उनको डिसिप्लिनरी नोटिस भेजा? अध्यक्ष हैं आप। अभी क्या उनको भेजेंगे डिसिप्लिनरी नोटिस, लेकिन जब एक मोमेंट्री होता है कुछ लोगों का रिएक्शन, जब शायद मन की बात ना हो, हाँ, ये भी होता है ना पॉलिटिक्स में कि मोमेंट्री आप रिएक्ट कर रहे हैं। संतोष कुशवाहा ने इतने गंभीर आरोप लगाए, उन्होंने कोई बातचीत की आपसे पार्टी छोड़ने से पहले? क्योंकि उन्होंने कहा कि जदयू कभी लवकुश अति पिछड़ा दलितों की पार्टी थी, पर अब जो फैसले ले रहे हैं उनमें इन जातियों का कोई नहीं है। और उन्होंने एक बात कही कि हमारा प्रदेश अध्यक्ष जरूर है, उनका इशारा उमेश कुशवाहा जी की तरफ था, सोच लीजिए, मगर उनकी हैसियत किसी दरबान की जैसी है। ये भाषा जो नीतीश जी के द्वारा बनाया हुआ प्रदेश अध्यक्ष है, उनके बारे में इस तरह की भाषा बोलना, खुद हम सब कुछ है और जो दूसरा प्रदेश के एक इतने बड़े पार्टी, रूलिंग पार्टी का कि प्रदेश अध्यक्ष है उमेश कुशवाहा जी, इस तरह की भाषा का प्रयोग करना, तो आप मेंटल फ्रेम समझ सकते हैं। किस हम नहीं कोई कमेंट करना चाहते हैं, लेकिन उन पर इस तरह की उचित टिप्पणी कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं। हम पटना में ये बातचीत रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसी पटना में एक और संगठन बना है जिसका नाम है जनता दल यू समर्पित सेना। ये समर्पित सेना कह रही है जनता दल यू पार्टी बचाओ अभियान चलाएंगे। इसके संयोजक संजय पटेल कह रहे हैं 85% वाले भटक रहे हैं, 15% ने पार्टी पे कब्जा कर लिया। पता नहीं, ये इस सब का आइडिया नहीं है। आपकी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे हैं संजय पटेल। पता नहीं, अब ये सब हम लोग के नॉलेज में नहीं है, ये चीज़, ये सब हम लोग के जानकारी में नहीं है। इस तरह का चुनाव के समय बहुत सारा इस टाइप का चीज़, लार्जर चीज़ है कि नीतीश कुमार की पार्टी नीतीश कुमार ही चलाते रहे हैं और इसमें सब लोगों के लिए स्पेस है। अभी हम लोग का टिकट निकल, अशोक चौधरी के लिए भी है, सबके लिए स्पेस है। सुना है मुख्यमंत्री के घर के दरवाजे बंद कर दिए गए। नहीं, किसी के लिए घर के दरवाजे बंद नहीं है। सफाई मांगी गई थी, प्रशांत किशोर ने जो इल्जाम लगाया अशोक चौधरी पे। मुख्यमंत्री जी बड़ा लार्ज हार्टेड है और कभी भी आप मिलिएगा उनसे तो वो कटसी वाले आदमी है। उनका जो बिहेवियर है, कभी भी कोई जाएगा तो वो छोड़ने चले जाते हैं बाहर तक सबको, तो ये सब उनके छोड़ भी देते हैं। नहीं, उनके स्वभाव का पार्ट नहीं है, इसलिए किसी के लिए बंद हो जाए। सब ठीक है अशोक चौधरी के लिए? हाँ, ठीक है, बिल्कुल। इतनी गहमा गहमी रही, एक उस भूंजा पार्टी में दलित नेता थे, इतनी मुश्किल से वहां तक पहुंचे, उनको आप लोगों ने बाहर करवा दिया। कोई ऐसा, एक जो भूजा पार्टी आप कह रहे हैं जी, ठीक है, तो भूजा तो अच्छा बात है रे भाई, बिल्कुल। और मुझे याद है आप चर्चा कर रहे हैं, बताइए। जब कोरोना शुरू हुआ, मैं भी यही था, इसी घर में, और पूरा लॉकडाउन था जी। यहाँ बैठ के समझ में आता है कि पटना में बहुत फ्लाइट आती है। बहुत फ्लाइट आती है। जी, प्लीज कंटिन्यू। पूरा लॉकडाउन था, तो हम लोग 2-4 लोग जो बिल्कुल मुख्यमंत्री जी के घर के आसपास रहते हैं, और क्योंकि बाहर से बहुत लोग आ रहे थे, स्टेट का भी ऐसा बीमारी हो गया था, पता नहीं था, कोई मूवमेंट नहीं था, तो हम लोग डेली शाम में सीएम के साथ जाके बैठते थे, बहुत जगह का फीडबैक भी लेना, क्या करना है नहीं करना है। जो 2-4-5 लोग आप देखते हैं, वो हमको लगता है जो भी 6 महीने एवरी डे पूरे लॉकडाउन में डेली जा करके बैठना उनके साथ, और वहीं से बहुत सारा जो वो डिसीजन लेते थे या हम लोग बोलते थे कि ये बात करिए, तो वो चीज़ नहीं है। अभी भी कोई जा करके मिलता, हम लोग मिलते हैं शाम में, तो जाते हैं तो सही में वो चाय पूजा, ये तो कल्चर है बिहार का, और उसमें जो उनको डायरेक्शन देना होता है कि ये 3-4 चीज़ मेरे पास है, थोड़ा इसको देख लीजिए, तो वो तो आपको मिलना ही होगा ना, जब पार्टी का काम करेंगे नेता के साथ। भाजपा के साथ सीटों के तालमेल के लिए बातचीत कौन कर रहा था? आप, विजय चौधरी, लल्लन सिंह? ऐसा है कि जब हम लोग भाजपा के साथ बातचीत करते हैं, अभी की ही बात आप ले लीजिए, तो हम लोग जो भी भाजपा की लीडरशिप है उससे बात किए, और उस बात करने के बाद सारा बात हम लोग अपडेट करते हैं मुख्यमंत्री जी को। मैं रिकॉर्ड पे क्लियर कर देना चाहता हूँ, बात करने के लिए मुख्यमंत्री जी आज तक कभी डायरेक्ट बात नहीं किए। आज तक का मैं इतिहास देखा हूँ, कभी वो बात करने नहीं गए।
वो ऑथराइज करते हैं 2-4 लोगों को जा करके बात करने की। डायरेक्ट बात वो सिर्फ अमित शाह और नरेंद्र मोदी से करते नहीं, हैं। कभी सीट उठ की कभी बात ही नहीं की कभी किसी से, कभी सीट का बात नहीं की आज तक। 2005 से तो मैं देख रहा हूँ जी। और हम लोग जाके जो भी बात करके आते हैं और उनको ब्रीफ करते हैं और फिर उनका जो एक कॉल होता है फाइनल, चाहे नंबर पे हो चाहे सीट पे हो, वो फाइनल जब तक उनका कंसेंट नहीं होता, ये कन्फ्यूजन ना रहे भाई, जब तक उनका मोहर नहीं लगता है तब तक इस पार्टी में नहीं कुछ हो सकता है। अच्छा, जब भाजपा के बिहार चुनाव प्रभारी और नरेंद्र मोदी कैबिनेट का हिस्सा धर्मेंद्र प्रधान, जब उन्होंने 101 सीटों का ट्वीट किया, तब नीतीश कुमार का कंसेंट था? बिल्कुल था, तो जेडीयू 101 सीटों पे चुनाव लड़ रही है? 100% था। अच्छा, उस 101 की लिस्ट में सोनबरसा थी? नहीं थी, माने 100 उस समय सीट फिक्स नहीं था, फर्स्ट पहला फिक्स हुआ नंबर, हाँ कौन कितना सीट लड़ेगा। हाँ। उसके बाद हम लोग बैठे, हम्म, ये बिल्कुल गलत चला रहे हैं कुछ, बताइए, सही बता दीजिए। बिल्कुल गलत। हम्म, मुझे भी किसी ने कहा कि सोनबरसा जो हमारे वहाँ रत्नेश एमएलए है सदा मुसहर और जाति मंत्री से आते है, हैं, महादलित हैं। तो हम ही नीतीश जी ने टिकट दिए, मंत्री बना के रखे हैं, तो उनका टिकट कैसे कोई काट देगा भाई। तो फिर उनको क्यों रोना पड़ा? अब वो भी आप लोगों की वजह से, हम लोगों की वजह जी। से? हम लोगों की वजह से गोपाल मंडल मुख्यमंत्री जी, के आवास नहीं, के बाहर नहीं। धरना दे रहे हैं, कुशवाहा जी इस्तीफा टीवी देने में की चला, हाँ। वो सीधे आदमी गांव में देखे, उनको लगा उनका सीट चला गया क्या। हाँ। जब सुबह हमसे भी बात हुई तो हमारे घर के बगल क्या है, हम बोले कहाँ से ये सब कंफ्यूजन में है आप। ये सब तभी हो सकता है जिस दिन हम लोग अलायंस छोड़ देंगे। जी। ये कैसे हो सकता है? हम्म, जो हमारे सिटिंग सीट पर ये बात कभी भी हो सकती है, ऐसा नहीं हो तो सकता। तारापुर भी तो सिटिंग सीट है, आपने हाँ, सम्राट चौधरी आइए, को दी। अच्छा किया आपने पूछ लिया। जी। ठीक है, अच्छा किया आपने ये पूछ लिया। ये जब हम लोग साथ बैठते हैं तो कोई सीट अगर एक्सचेंज होता है तो वो डिस्कस, जब तारापुर की बात आई तो बरौली की भी आई। नहीं, हाँ। तारापुर से क्या एक्सचेंज हुआ वो बताता हूँ। जी। तारापुर की जब बात आई तो सीएम को जानकारी दी गई, हम्म, बोले अच्छा डिप्टी सीएम लड़ना चाहता है, कोई बात नहीं, वो लड़ना चाहता है तो जो हमारे पार्टी के थे बोले उनको जानकारी दे दीजिए, फिर देखेंगे उनका क्या करना। और उसके बदले हम लोगों ने कौन सा सीट लिया? कहलगांव। कहलगांव बीजेपी की सिटिंग सीट थी। जी। सबसे बड़े मार्जिन से जीते भी थे वहां से। बीजेपी की सिटिंग सीट है पवन कहलगांव। यादव थे ना वहां से? जी, जी। बीजेपी की सिटिंग सीट है। हम्म, और नीतीश जी ने कहा भी था, आप पुराने समय के स्पीकर होते थे सदानंद सिंह कांग्रेस के, जी। तो उनके लड़के हैं शुभानंद मुकेश, बहुत ही समझदार और पढ़ा लिखा लड़का, और उनको कहा था हम लोग उनको चुनाव लड़ा रहे वहां से, तो एक सिटिंग सीट दी तो दूसरी सिटिंग सीट ली, तो ऐसा नहीं है। और वो कभी सोनबरसा राज क्या क्या चला दिया था। हाँ, बताइए। सच। जिस नालंदा को लेके नीतीश कुमार इतने प्रोटेक्टिव रहते हैं, कभी आप लोग राजगीर का सीट दे आए। अब यही तो कह रहे हैं कि आपके मैंने इस प्रोफेशन में एक चीज देखता हूं, मैंने आप लोगों के लिए भी जरूर इस पर असेसमेंट करना चाहिए। कुछ लोग कुछ तथ्य हो, फिर आप स्टोरी क्रिएट करते हैं, स्पेकुलेशन या कोई नैरेटिव बनाते हैं, वो चलता है। लेकिन जहां सत्य जीरो हो, वो जवाबदेही भी, मर्यादा भी रखना चाहिए पत्रकारिता में। जहां कोई सत्यता है ही नहीं और उसको आप ब्लो अप कर देते हैं पूरा। हम लोग को भी लगता है अच्छा हम लोग तो बात करके आए हैं, हम ही लोग को नहीं पता है कि ये सब सीट कहाँ से आ गया, हम लोग तो डिस्कस करके आए। पहला वहाँ पे तय हुआ नंबर, मुख्यमंत्री जी से बात होके कंसेंट हो गया और पटना में बैठ के हम लोग सीट तय किए, कौन कौन सीट लड़ेगा। उससे पहले ही चलने लगा, हम लोग तो बात भी नहीं शुरू किए थे। आप ही लोगों के बीच में से कोई सूची लीक किया होगा? नहीं, पता नहीं, हम अब हो सकता है कोई किया हो तो गलत किया। इतने आश्वस्त मत रहिए औरों को लेके संजय जी। नहीं, मैं हो सकता है कि कोई किया हो, लेकिन उसके बाद बैठे हम लोग, 101 सीट जो जेडीयू लड़ रही है उस पर डिस्कशन हुआ। 101 सीट हमारा तय है कौन सीट लड़ेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों पुश की गई जो 3 दिन पहले साथ में होनी प्रेस थी? कॉन्फ्रेंस थी ही नहीं, बीजेपी की तरफ से झूठा मीडिया प्रेशर भेजा गलत गया था। हम लोग को तो जानकारी नहीं कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, बिना आपसे पूछे कह दिया गया कि था ही एनडीए की नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, धर्मेंद्र प्रधान होंगे, हम- जेडीयू के नेता होंगे। हम भी पूछे भाई कहाँ से ये बात आई, जब सीट अभी तय नहीं हुआ कि कौन सीट कौन लड़ेगा, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि किसी ने कहीं से ये कंफ्यूजन हुआ है, कैसे वो मुझे नहीं पता, लेकिन हम लोगों के नॉलेज में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं था कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस है।
संजय जी, आप मर्यादा की बात कर रहे हैं। आप पर इल्ज़ाम है कि आप अपने पद का दुरुपयोग करके अपनी बेटियों को प्रमोट कर रहे हैं। 9 अक्टूबर 2024 को आपकी दोनों बेटियां जिन्होंने कानून की पढ़ाई की है, उन्हें सुप्रीम कोर्ट में ग्रुप ए पैनल काउंसिल के तौर पर नियुक्त किया गया, यानी ऐसा है वो नहीं। अगले 3 बरस तक केंद्र सरकार की तरफ से वकालत कर सकती हैं, मुकदमे लड़ सकती हैं। तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने सवाल उठाए। कानून मंत्रालय के एक आदेश की कॉपी को सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए तेजस्वी यादव लिखते हैं, संजय झा की दोनों बेटियों को बिना किसी विशेष कार्य अनुभव के सुप्रीम कोर्ट में ग्रुप ए पैनल काउंसिल बनाया गया। आद्या झा आपकी बेटी, उनका 2020 में रजिस्ट्रेशन हुआ दिल्ली बार काउंसिल में, और सत्या झा का 2019 में, यानी दोनों के पास 10 साल से कम का अनुभव है। इसके बाद आरजेडी आप पर हमलावर होती है और कहती है कि कितने दलित, अति पिछड़े नेता, सांसद, मंत्री, कार्यकर्ताओं के बेटे बेटियों को ये विशेषाधिकार प्राप्त है जो संजय झा की ऐसा बेटियों को है। अच्छा कि आपने पूछ लिया, मैं आज तक कभी बोला नहीं इस पर। बोलिए सर। एक तो समझदारी और अंडरस्टैंडिंग और ज्ञान बड़ा जरूरी है, इसलिए कि आप कुछ भी बोल दो। एक होता हिट एंड रन, आप कुछ बोल के भाग गए। मैं देखा उनका बोल रहे एओआर बना दिया। मैंने कहा एओआर क्या होता है? एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, आप जाके देख लीजिए जी। तो हमने तो कहा कि भाई सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए परीक्षा होती है, वो पास करते हैं तभी आप हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पैनल में 500 वकील होंगे, 1-2 नहीं 700 होंगे जो इम्पैनल्ड होते हैं। आप इंटर्नशिप करते हैं ना जी। तो सुप्रीम कोर्ट के पैनल में 500 वकील होते हैं। कोई केस आपको रेफर हुआ तो आप किसी एडिशनल एडवोकेट जनरल के को जा करके आप उसको पेपर या केस बिल्ड करने में हेल्प करते हैं। अगर ये पहला ऐसा या कोई क्राइटेरिया हो, उसको वायलेट किया हो तो बिल्कुल आप कहिए आपने गलत किया। अगर 2 साल एक्सपीरियंस के लोग भी जाकर, ये तो सरकार का प्रेरोगेटिव है ना। वहाँ आजकल जो लॉ स्कूल से बच्चे निकल के जा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे मिलेंगे आपको पैनल में। मैं कभी नहीं बोला कि मैं कभी इस चीज़ को मिक्स नहीं किया अपने पॉलिटिक्स से, लेकिन इम्पैनल होना कोई नौकरी है क्या? आपको अगर महीना में कोई 2 केस रेफर हो गया तो आप जा करके जो वकील, जो एडवोकेट, जो सॉलिसिटर जनरल है या अटॉर्नी जनरल हैं या जो उनके नीचे होता है, उनको केस में असिस्ट करते हैं, तो एक एक्सपीरियंस होता है। ऐसे 500-700 वकील हैं जो उसमें इम्पैनल है। उसको अब नैरेटिव बना दिया कि जा करके कोई जॉब मिल गई, कोई मेजर वो मिल गया। और ये सरकार का प्रेरोगेटिव है, उसमें कोई क्राइटेरिया जो आपने अभी कहा कि 10 साल होना चाहिए नहीं है। ऐसे 50 वकील हैं जो 2 साल पहले पढ़ाई करके आए हैं और इस पैनल में। ये इस बिलो द बेल्ट नहीं करना चाहिए, ये करेक्ट नहीं है। फैक्ट है आपके पास तो बिल्कुल करिए, लेकिन जिसका कोई लेना देना नहीं। पर विरोधी कहते हैं ये तो फैक्ट है ही ना कि नरेंद्र मोदी के पास अपने दम पे बहुमत नहीं है। टीडीपी जेडीयू पे निर्भरता ज़्यादा है, जेडीयू के 12 सांसद हैं। जाहिर सी बात है कि जेडीयू के नेताओं के एस्पिरेशंस को एकोमोडेट तो किया जाएगा। करेक्ट नहीं है। देखिए, ये इसलिए कि ये करेक्ट बात नहीं है। जो हम लोग सरकार एक साथ चला रहे हैं वहाँ पर, और ये अलायंस चुनाव से पहले का अलायंस है जी। ये चुनाव के बाद का अलायंस नहीं, चुनाव से पहले ये अलायंस हुआ है। और जो नंबर आया वो सामने में है। अलायंस की पॉलिटिक्स कोई पहली बार बीजेपी नहीं कर रही है, इससे पहले भी अलायंस में सरकार चलाया है। और जहाँ तक बिहार की बात है, नीतीश कुमार कभी भी बिहार के इंटरेस्ट में जो बात हो सकता है वो जरूर सरकार में जा करके बात करके बिहार का भला हो इस डबल इंजन सरकार से, वो दोनों बजट में करवाया मिल करके मुख्यमंत्री ने, चाहे 2024 का बजट हो चाहे 2025 का बजट हो जी, उतना ही इंटरेस्ट है। रेस्ट ये सब कोई। अच्छा, चूंकि आरोपों की विपक्ष की बात हो रही है, एक और गंभीर आरोप जो लगा है, और अगेन मैं कोट कर रहा हूं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को। 5 अक्टूबर 2025 को तेजस्वी यादव कहते हैं, एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस दयनीय स्थिति में देखकर आपको कैसा लग रहा है? क्या अजीब हरकतें करते माननीय मुख्यमंत्री जी आपको मानसिक रूप से स्वस्थ दिखाई दे रहे हैं? क्या साजिशन इनकी ऐसी हालत बीजेपी के इशारे पर इनकी खास भूंजा पार्टी ने प्रसाद या अन्य खाद्य पदार्थ खिलाने के बहाने की बिहार के बहुसंख्यक ये सच्चाई जानना चाहते हैं। नॉट वर्थ रिस्पॉन्डिंग। इस तरह की भाषा और मर्यादा जी को तार करने वाला, मुझे लगता है कि इनको राजनीति में कुछ मौका मिला तो कुछ
प्रदेश के भलाई के लिए, प्रदेश के लिए कुछ बात करते, कुछ बोलते। सरकार में 2 बार डिप्टी सीएम रहे, बताना चाहिए था। सारा विभाग जाके देखिए ना, सारा विभाग लेके बैठे हुए थे। कभी देखे ऐसा? आपको 8-8 विभाग लेके बैठ गए। वही कल्चर, वही तरीका, कुछ चेंज हुआ है क्या? वही तरीका, वही कल्चर जो 15 साल सरकार चलाने का था। कभी देखे हैं कि कोई बिना किसी एक्सपीरियंस के आप 8-8 डिपार्टमेंट लेके बैठ गए? और ये लोग बात नहीं तो थे। आपको 15 से 17 के हाँ, दौरान नहीं, दिख गई होगी ना? दिख गई, तो गलती फिर हुई। 22 से 24 वो क्या तो कह हुआ? रहे गलती हुई, वो तो कह रहा हूँ। लेकिन इस तरह का बात बोलना, पर ये बात तो प्रशांत किशोर ने भी फरवरी में कही कि नीतीश कुमार शारीरिक रूप से थके और मानसिक रूप से रिटायर हैं, कैमरे के सामने मंत्रियों के नाम और विभाग नहीं बता देखिए पाते। ये जनता डिसाइड करेगी। जी। चुनाव में तो हम लोग जा रहे हैं ना, बिहार की जनता तय करेगी। एक बात मैं बता देता हूँ, जब जब लोगों ने नीतीश कुमार को अंडरएस्टिमेट किया, मैं इस लोकसभा चुनाव में भी देख रहा था, दिल्ली के मीडिया के लोग कहते थे नीतीश कुमार को कितना सीट मिलेगा, 5, पार्लियामेंट में 6, वो तो नहीं जीत पाएंगे। अब तो स्लाइड कर गया पार्टी, और हम लोग 16 लड़े और 12 सीट जीते। तब समझ में आया कि नीतीश कुमार 20 साल के बाद भी कितने बड़े फैक्टर है। और ये चुनाव भी तय कर देगा, जो भी आप बयान पढ़ रहे हैं, तो जनता मालिक है। लोकतंत्र में तो और कोई तरीका नहीं है। ये चुनाव तय करेगा नीतीश कुमार कितने बड़े फैक्टर हैं। इसे जी संजय जी, ये तो नेताओं के बयान हो गए। ललन टॉप की टीम लगातार अलग अलग मुद्दों को लेकर बिहार का दौरा कर रही। मैं आपसे पूरी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ कि बेतिया से लेके बांका और कैमूर से लेके किशनगंज तक इस बात की चर्चा जनता में ज़रूर है कि नीतीश जी का स्वास्थ्य कैसा है। नीतीश जी का स्वास्थ्य बिल्कुल परफेक्ट है, और कल भी चुनाव प्रचार के लिए जा रहे हैं। जिस दिन इलेक्शन का घोषणा हुआ उस दिन भी वो मुजफ्फरपुर में थे। उससे एक दिन पहले हम लोग, उससे 3-4 दिन पहले हम लोग लगातार ट्रैवल कर रहे हैं जी। तो इसलिए हमको लगता है जितना एक्टिव वो आज भी 20 साल के बाद भी है जी, वो कम लोग होंगे। इसलिए अब ओल्ड एज का एक फैक्टर को आप लोग कहते हैं, हाँ नीतीश कुमार 2005 में घोषणा जितना आपको एक्टिव दिखाई पड़े वो चीज़, वो तो ठीक है, वो तो हर एक घर में होता है। लेकिन जिस तरह की भाषा और बात करना, नीतीश कुमार जी बिल्कुल परफेक्ट है। और पूरे चुनाव कैंपेन, लोकसभा में भी और इस चुनाव कैंपेन में भी उनका सारा तैयारी हो चुका है कैंपेन करने का। ये पूरा कैंपेन कैसे, क्योंकि समय कम है, उसी में बहुत जगह जाना है, तो वो बैठ करके पूरा प्लानिंग कर चुका है चुनाव प्रचार का। उसी प्लानिंग में जो पॉलिटिकल कमेंटेटर्स कह रहे हैं कि एक बड़ा शिफ्ट अगर आपको दिखेगा तो वो ये है कि जो 1 से सवा करोड़ घरों में 10,000 रुपये महिलाओं को भेजने की बात कही जा रही है। तो लोगों ने कहा कि साहब इससे चुनाव पे बड़ा असर पड़ेगा। परंपरागत रूप से नीतीश कुमार को महिला वोटर्स के बीच उनके अपने कामों की वजह से ज़्यादा लोकप्रिय माना जाता है, ये भी बात कही गई। पर अर्थशास्त्रियों ने कहा कि फिस्कल प्रूडेंस का क्या, जो राज्य कमाई करता है उस पर 40,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। ये जो फैसले लिए गए इसकी वजह से 56,000 करोड़ की सालाना आमदनी है आपकी, 3/4 आप इसमें दे रहे हैं। लोग कह रहे हैं ये तो फ्रीबीज बांट रहे हैं चुनाव जीतने के लिए, अघोषित रिश्वत है। पहली बात नहीं, वो तो अब जो भी नैरेटिव दीजिए जी, और जो लोग अनाउंस कर रहे थे बैठ करके, हाँ वो भी देखिए, लेकिन बैठ के कर रहे थे ना जो बहुत लोग कि हम ये मंथली दे देंगे, वो कर देंगे। ये जो आप महिलाओं की बात कर रहे हैं जी, ये नीतीश कुमार जी के द्वारा पिछले 20 साल में बिल्ड किया हुआ जीविका ग्रुप है जी। यहाँ 50,000 भी कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप में महिलाएं नहीं थी जी। ये इतना बड़ा रिवोल्यूशन है जो शायद ऐसा रिपोर्टिंग उस पर हुआ नहीं। 1,40,00,000 महिलाएं हैं जो वो सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ करके वो जीविका दीदी कहलाती है, और उसमें ग्रामीण परिवेश की गरीब महिलाएं मैक्सिमम हैं उसमें। अब नीतीश कुमार जी हर एक तरह से इनको हेल्प करते रहे, और शायद मुझे लगता है कि आधा जो बिहार का पॉपुलेशन है उसको पहली बार घर से निकाल करके इकोनॉमिक एक्टिविटी में जोड़ने का काम मुख्यमंत्री जी ने शुरू किया है।
और आप कभी जा करके सर्वे भी कीजिएगा, आप जब फील्ड में जाइएगा, कि जिनको ये पैसा मिला है तो बहुत लोग मिल जाएंगे, ये कोई फ्री बीज नहीं है, उनको काम करने के लिए पैसा दिया, और जब काम शुरू हो जाएगा तो उनको एडिशनल 2 लाख रुपए तक उनको सपोर्ट किया जाएगा। अगर इसमें से 50% भी अपना काम शुरू कर दी, अपना रोजगार शुरू कर दी, कोई गाय खरीद ली, कोई सिलाई मशीन खरीद ली, या जो भी है, अगर उनका एम्प्लॉयमेंट से जुड़ाव हो गया, तो मुझे लगता है इतना पैसा जब ग्रामीण क्षेत्र में जाता है, ये भी थोड़ा विश्लेषण अर्थशास्त्री को करना चाहिए। जब ग्रामीण क्षेत्र में इतना बड़ा अमाउंट और इसका जो असर दिखता है वो रोजगार से जुड़ जाएंगे, तो मेरे ख्याल से उसका ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट होगा। वो कोई फ्री बीज नहीं दिया, उनको एम्प्लॉयमेंट के लिए दिया है, और उसको जोड़ दिया है कि जैसे जैसे आपका काम बढ़ेगा उसको क्लब कर दिया है कि उसमें हम एडिशनल सपोर्ट करेंगे। अच्छा, हम लोग विमेन कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कर रहे हैं। भारत के रजिस्ट्रार जनरल ने सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, इसको सर CRS कहते हैं, 2022 के आंकड़ों के आधार पर एक रिपोर्ट जारी की है। जेंडर रेशियो 1000 पे 891 का है, और ये लगातार घट रहा है। 2023 में 847 आ गया, 2024 में 841। क्या कर रही नीतीश कुमार सरकार इस बात के लिए? नहीं, ये मैटर ऑफ कंसर्न है, ये बिल्कुल सही है, और मुझे लगता है नीतीश कुमार जी ने एक बहुत बड़ा काम किया कि जब वो आए तो ड्रॉप आउट्स बहुत था गर्ल्स एजुकेशन, और उनको इंसेंटिव देके, साइकिल देके, ड्रेस देके उनको स्कूल तक पहुंचाया। बहुत उस पर काम किया कि अगर उनका एजुकेशन हो जाएगा, वो बहुत चीज़ों से जुड़ा हुआ है। ये एक मैटर ऑफ कंसर्न ज़रूर है, और मुझे लगता है कि सरकार को जो जब आएगी अगली बार जो सरकार, इस इशू को एड्रेस करना पड़ेगा। ये कंसर्न है जरूर। इस बात को भी एड्रेस करेंगे कि दलित महादलित आयोग दामाद आयोग ना बन जाए? ये एकदम जो विपक्ष का लैंग्वेज है ना, पूरा परिवार को जो लोग बैठ के बना देते हैं जी, भाई बहन, माताजी पिताजी, पूरा मामा नाता रिश्ता। भाई अगर कोई किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी में, किसी पार्टी में कोई इन्वॉल्व है, किसी आयोग में आ गया, उसमें कौन ऐसी बात है? मृणाल पासवान को अध्यक्ष बनाया गया रामविलास पासवान के परिवार से, देवेंद्र कुमार को उपाध्यक्ष बनाया गया, जीतन राम मांझी के दामाद हैं। तो ये सवाल पूछा जाएगा ना, साइन कुणाल को बनाया गया, अशोक चौधरी के दामाद हैं। नहीं, वो दामाद है, लेकिन जो कुणाल साहब उनके पिताजी थे जी, वो इस रिलीजियस ट्रस्ट बोर्ड के चेयरमैन भी रहे। उनका बड़ा काम है, और उनका लड़का भी महावीर मंदिर और महावीर ट्रस्ट, इस सब कामों से जुड़ा हुआ है। यहाँ महावीर मंदिर, महावीर ट्रस्ट एक बड़ा ट्रस्ट है जो चैरिटी का काम करता है जी, उससे जुड़ा हुआ है। तो उसके उस एक्सपीरियंस और बेसिस पे उनको जगह मिला होगा। और जो लोग आप कह रहे हैं, कुछ लोग जरूर जब आयोग बनता है तो 98% पर नहीं बोल रहे हैं जो लोग बने, एक एविडेंस में कोई उठा करके आपने जो सुना उनका बात, उसको बोल रहे हैं कि वो मेंबर बन गए, वो कोई खास बात नहीं। पॉलिटिकल एडजस्टमेंट है, करना पड़ता है। ठीक है, करेक्ट, कभी कभी एक आध केस आपको होता है, उसमें करना पड़ता है, लेकिन 98% जो पार्टी के वर्कर हैं वो भी उसमें बने हैं, वो भी तो सच है। हाँ, देखिए साइन कुणाल का जिक्र हो रहा है, लल्लन सिंह और अशोक चौधरी का किस बात पे झगड़ा हुआ था? आप उसके सबसे पुख्ता गवाह हैं, ये हमको कंफर्म पता है। नहीं नहीं नहीं, 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 कोई झगड़ा बुरा नहीं हुआ। अरे जब आप दौरा लगा था, आपको जाना था, लल्लन सिंह ने बोला आप क्यों जा रहे हैं, एक अन्य मार्ग की बात है, बता दीजिए, इतना तो बता दीजिए। इस सब तो इतिहास हो गया, ये सब अब सब ठीक है। हाँ, संजय झा, लल्लन सिंह, कोई बीच में कोई अदावत नहीं, अशोक चौधरी, कोई दिक्कत कोई नहीं। हम सब लोग इकट्ठा होकर के चुनाव लड़ रहे हैं, कोई नहीं। भाई जब साथ में रहते हैं तो कुछ इशूज, कभी कोई बात आपस में होती रहती है हम लोगों की, लेकिन वो कोई ऐसा चीज नहीं होता है कि हम लोग की कोई अगले दिन कोई ऐसी बात होगी। मोमेंट्री कभी कोई चीज बात आ जाती है, लेकिन ऐसा नहीं कुछ। तो जब ये नीतीश के सिपा सालार आपस में लड़ते हैं तो बीच बचाव कौन करता है? कहाँ कोई सिपा लड़ते? विजय चौधरी आके कर देते हैं। नहीं, कोई लड़ते वड़ते नहीं है। भाई कभी कभी कोई इशूज पर, कोई बात पे आर्गुमेंट होता है कि ये सही है, कोई गलत है, हाँ, वो तो साथ में होता ही है, कोई लड़ने की बात नहीं होती। फिर ये क्यों कहा जाता है कि लल्लन सिंह आरजेडी के ज्यादा क्लोज हैं और संजय झा बीजेपी के? नहीं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही लल्लन सिंह ने कि नीतीश कुमार को दोबारा एनडीए में ले जाने वाले तो संजय झा ही थे। सच है, इसमें दोबारा भी और इस बार भी सच है ये बात, इसमें कोई गलत नहीं कहा उन्होंने। हम लोग, मेरा रोल था,
ये सही है। और लेकिन जब भी इल्जाम ये भी लगा कि जब नीतीश कुमार विपक्षी नेताओं का दौरा कर रहे थे तब भी आप भाजपा आलाकमान को डिटेल्स बता रहे नहीं थे। नहीं, ये सब गलत है। मैं वही करता हूँ जो नीतीश जी का वो होता है। और जब मैं बताया आपको, जब ये घटना हुई उसके बाद हम लोगों को लगा कि नहीं भाई, इन लोगों के साथ मुश्किल है। तो और ये सब जब होता है तो बात हो करके ही होती है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, जुलाई 2012 पे लौटते हैं जब आप बीजेपी छोड़ के जेडीयू में गए। आपके एक बड़े पुराने मित्र हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं गिरिराज आपसे, सिंह। गिरिराज बाबू। हाँ हाँ हाँ, गिरिराज आज भी उनका फोन आया था। बहुत, अब उनका फोन आया, मैं उनको कोट कर रहा हूँ, नथनी दी जिस यार ने तो चिंतन बारंबार, नाक दिनी करतार ने उनको दिया बिसार। गिरिराज बाबू ने आपके लिए कहा था जब आप भाजपा छोड़ के गए। उनका बड़ा प्रेम है मेरे ऊपर जी, हमेशा से, शुरू से रहा है और आज भी है। इतना प्रेम है कि आप उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक सीट लोजपा को दे दिए हैं, वो गुस्साए घूम रहे हैं। तो उनका कभी वो सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाते फिर रहे थे, कभी कुछ कर रहे थे। तो उनका हमेशा रहा है मेरे ऊपर प्रेम। लेकिन मैं उस समय आया भी था तो नीतीश जी के साथ, तो नीतीश जी से बात करके और बीजेपी के जो लोग मैटर करते थे उस समय, उनसे बात करके ही मैं गया था। क्यों आना पड़ा? नहीं, मैंने कहा ना कि इनके साथ मैं 2004 से ही काम कर रहा था, जब बिहार में सत्ता में नहीं थे। सत्ता में हम लोग जब काम करे, सत्ता नहीं थी यहाँ पर। दोनों चुनाव में हम लोगों ने काम किया तो सत्ता नहीं था। काम करे तो नीतीश जी का एक जो वर्किंग स्टाइल था, जो काम करने का तरीका था, वो किसी को भी इम्प्रेस करेगा, अच्छा लगे। तो फिर एक समय आया कि नहीं, मैंने कॉल लिया कि उनके साथ काम करना है। लेकिन जब मैंने कॉल लिया तो मैं उस समय के जो नेता थे, चाहे वो अब नहीं है, दोनों नहीं है, सुशील मोदी हो चाहे अरुण जेटली जी हो, दोनों से बात करके, और नीतीश जी की भी उनसे बात हुई, तभी मैं गया। अच्छा, मैं बस 3 सीटों पे छोटे छोटे सवाल हैं। सारण जिले की एकमा सीट क्या तय हुआ है, किसके पास है? जेडीयू के पास। जेडीयू के पास है। तो ये चिराग पासवान को फिर 29 सीटें कहाँ से देंगे आप लोग? वो हम लोगों ने दिया है ना लिस्ट। गायघाट की सीट कोमल देवी, वीणा देवी की बेटी, पिछली बार लोजपा के टिकट पर लड़ी थी, अब आप जेडीयू से लड़ा रहे हैं। हमको समझ में नहीं आता है, मम्मी लोजपा से सांसद हैं, पापा जेडीयू से विधायक हैं, एमएलसी हैं, अब लंबे समय से एमएलसी हाँ। है। लंबे समय से तो ये आपने तो लोजपा का कैंडिडेट तोड़ दिया। नहीं, लंबे समय से ऐसा नहीं है। अलायंस में कभी कभी और अभी भी बहुत सारे लोग जो हमारे पार्टी में हैं और सीट चला गया किसी एलआई को, तो वो हमसे बात करके या उसको ले जा करके चुनाव लड़वा देते हैं। तो वो कोई खास बात नहीं। लेकिन एकमा की सीट है, चाहे गायघाट की सीट है, ये हम ही लोगों की सीट रही है पहले। जी, एक आखिरी सवाल, शेखपुरा जिले की बरबीघा सीट को लेकर कुछ डिस्कशन हुआ था, क्योंकि वही ये सीट है जहां पे अशोक चौधरी अपने दामाद को चुनाव लड़वाना चाह रहे थे। नहीं, हम लोग का कैंडिडेट तो कुमार पुष्पंजय हम लोगों ने अनाउंस भी कर दिया। हाँ, वो तो और कर जा दिया करके नॉमिनेशन भी कर रहे हैं जी। और क्योंकि वहां पे आपने सुदर्शन का टिकट काटा है, सिटिंग विधायक का। हाँ, कुछ लोगों का टिकट हमने काटा है इस बार। जी, क्या वजह रही सुदर्शन सिंह का टिकट काटने की? नहीं, मैं स्पेसिफिक नाम तो नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ लोग, जब नीतीश कुमार जी का यहाँ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस चल रहा था, जब हम लोग साथ आए बीजेपी जेडीयू 2023 में 24 में, तो कुछ लोग वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में पार्टी के साथ नीतीश कुमार जी का सरकार गिराने के लिए विपक्ष के साथ चले गए थे। अब जो भी उनका आपस में डील रहा हो, लेकिन कुछ लोग चले गए थे उस समय सरकार को गिराने के लिए, नीतीश कुमार जी के सरकार को गिराने के लिए। थे विधायक जेडीयू के। कहाँ चले गए थे? विपक्ष की तरफ, उनके साथ चले गए। तो आप भी तो उनके यहाँ से ले आए, सिद्धार्थ सौरभ को ले आए, चुनाव लड़ा रहे हैं आप। ठीक है, तो कांग्रेस से कुछ लोग चले गए, तो उन लोगों को हम लोगों ने टिकट काट दिया। ऐसे जो लोग थे, दंड किया गया। हाँ, काट दिया हम लोगों ने। उनको दंडित क्यों नहीं कर पा रहे हैं ठीक से, जो बिहार में सरकारी भर्ती नहीं होने देते हैं? नीतीश सरकार दावा करती है सुशासन का, और बिहार बन गया है पेपर लीक प्रदेश। आप चाहें तो मैं ईयरवार पेपर लीक हुआ बिहार में, मैं आपसे एक एक करके बता देता हूं। 2024 बिहार राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी सीएचओ स्वास्थ्य विभाग सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी ऑनलाइन परीक्षा पेपर लीक, 36 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। 2024 बीपीएससी शिक्षक भर्ती पेपर लीक, 285 गिरफ्तारी हुई है। 2023 अमीन भर्ती परीक्षा पेपर लीक, 2024 नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक, 2023 केंद्रीय चयन भर्ती सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक। ये सर आपकी सरकार के रिकॉर्ड है, इसमें आप लोगों ने एफआईआर की हुई है। 2-4 जगह ये हुआ। अब तो
ऑलमोस्ट लीक प्रूफ परीक्षा होता है बिहार में। ये मैं 2024 की मैं आपको कह रहा हूँ, आंकड़े दी है। और एक पर जो एजिटेशन हुआ सुप्रीम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, जी। वो भी तो चेक कीजिए कि बिल्कुल सही था जो यहाँ पर हुआ था। कुछ लोग ग्रुप बना करके इस चीज़ को प्ले अप करने के लिए ये चीज़ करते हैं। कुछ एग्जाम में नीट की परीक्षा की बात की, वो बिहार में ही क्रैक हुआ। बिहार पुलिस ने ही क्रैक किया उसको। क्रैक किया, पर यहीं पे लीक हो रहे हैं ना कहीं लगातार। कहीं ये घट बीपीएससी से लेके अमीन भर्ती से नहीं, लेके नहीं, सिपाही बहुत- और- भर्ती, अरे शिक्षक भाई भर्ती। आप, लेकिन 50 बहाली होती है जो बिल्कुल लीक प्रूफ होता है। सर आप वही उठा रहे हैं जो सर एक दो ट्रेन केस। पटरी पे चले ये खबर नहीं है। हाँ वो ठीक है। ट्रेन जब पटरी से उतरती है तब सवाल पूछा हाँ, तो जाता मैंने है। एक दो सरकार है, आप ताकतवर हैं, आपके पास कानून है। एक दो अगर हुआ है तो उस पर पकड़ा भी गया, कार्रवाई भी हुई। क्या आप बिहार की जनता को ये आश्वस्त कर सकते हैं कि आगे से ये नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे सर, इसी पटना में, आप तो विद्यार्थी रहे हैं, जेएनयू में रहे हैं, शायद कभी आपने भी यूपीएससी की तैयारी की होगी। गांव घर से सर धान का पोटली मैं बांध agree के, करता हूं। सरसों बांध के बोतल में आता है। नहीं, और ये यहाँ मैं लड़का जरूर तैयारी करता बिल्कुल रहता है, मैं लड़की कोई दरोगा का, कोई बिल्कुल शिक्षक एश्योर का। करता हूँ, और ये सरकार ने ये टाइप प्रूफ करके दिखाया भी है। आज के डेट में लगभग 4 लाख टीचर की बहाली बीपीएससी के थ्रू हुई, मे बी मोर, और बिल्कुल एरर फ्री बहाली हुई है लाखों टीचर की बीपीएससी के थ्रू। तो ये मैं जरूर एश्योर करता हूँ कि अगर कहीं 1-8% कमी भी है तो निश्चित रूप से बिल्कुल एरर फ्री आपको बहाली होगी बिहार। अगर एनडीए सत्ता में आता है तो मुख्यमंत्री कौन होगा? नीतीश कुमार। भाजपा ने ये बात अभी तक सार्वजनिक रूप से नहीं कही है। बिल्कुल कहा है। कहाँ कहा है सर, बता दीजिए। सुनिए, मैंने भाजपा ने भी कहा है, और जो लीड करता है, मैंने पहले ही बोला, इस चुनाव को लीड कर रहे हैं नीतीश कुमार। जो लीड करता है, जो अलायंस का फेस होता है, वही मुख्यमंत्री होता है। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, शपथ ली देवेंद्र फडणवीस ने। शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, शपथ ली मोहन यादव ने। एक मुझे भाजपा के राष्ट्रीय नेता का बयान दिखा दीजिए जिसमें उन्होंने कहा हो कि अगर 2025 में बिहार विधानसभा में एनडीए सत्ता में आती है तो नीतीश कुमार शपथ लेंगे। भाजपा के लीडर मैटर करते हैं, उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार जी इस अलायंस के लीडर है, लीडर है वन। और आप भी जानते हैं कि जो लीडर अलायंस का होता है वही मुख्यमंत्री होता है, वन। एक सेकंड, 2020 में भी हम लोगों का नंबर था 43, बीजेपी का था 74। नीतीश जी ने ऑफर किया बीजेपी लीडरशिप को दिल्ली में कि आप अपना मुख्यमंत्री बना लीजिए, हम लोग भी सरकार में रहेंगे, हमारे जो लोग हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, क्योंकि आपके लीडरशिप में चुनाव हुआ है। और उनको पता था कि आरजेडी के 75 हैं, 7 चले जाएंगे, बन जाएगी, जो कि अगस्त 2022 में हुआ भी। तो आप ही इस अलायंस के लीडर हैं, तो आप ही मुख्यमंत्री बनेंगे। तो 5 साल रहे, लेकिन यही है कि उनके लीडरशिप में हो रहा है, और वही बिहार के फिर से मुख्यमंत्री, जब 14 नवंबर को रिजल्ट आएगा तो फिर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे पूरे 5 साल के लिए। अब राजनीति में स्पेकुलेशन, अब 5 साल के बाद क्या होगा, 10 साल, आज तो मैं नहीं कर सकता हूँ। वैसे भी पता नहीं चलता है कि जीतते किसके साथ हैं, बनते किसके साथ हैं। ये तो नीतीश जी कांस्टेंट है, साथ ही वेरिएबल है। आज नीतीश जी बिहार के बहुत बड़े धुरी है, ये तो ट्रुथ है। यू लाइक हिम। बुरा नहीं लगता है, नौजवान कहते हैं कि पलटू राम है, कभी आरजेडी के साथ, कभी भाजपा के साथ। मुझे लगता है कि 10 साल में 2 बार पलट गए। उनको लार्जर चीज, ठीक है, मैंने कहा ये मिस्टेक है, और ये भी बहुत हिम्मत चाहिए कि पब्लिकली इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए। जी, नीतीश जी ने पब्लिक मंच से एक्सेप्ट किया और बार बार किया। ये भी बहुत हिम्मत चाहिए इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए। लेकिन एक बात जरूर मैं कहूँगा, नीतीश जी को अगर जज करना है, क्योंकि हिस्ट्री सबको जज करता है जी, आज हम हो सकता है नीतीश जी, लेकिन 50 साल के बाद नीतीश कुमार जी को कैसे इतिहास जज करता है, वो भी देखना चाहिए कि नीतीश जी जो 20 साल बिहार चलाए, और इस बिहार को जिस तरह से चलाए और जिस तरह से बिहार का काम हुआ, वो बिहार आज 20 साल के बाद भी 2025 में नीतीश जी सबसे बड़े फैक्टर हैं बिहार पॉलिटिक्स में, लोगों के बीच में है। कुछ तो किया होगा ना, कुछ तो किया होगा। जमघट में इस अंक में इतना ही। आप सुन रहे थे
जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकारी संजय कुमार झा को आपने इतना समय दिया चुनाव के बीच, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। लल्लन टॉप पर सवालों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। शुक्रिया।